ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉक्स को अपने साथ लेकर सुकेश तेजी से लंदन की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था। तभी ब्लूटूथ के जरिए शक्तिशाली गैंडे की आवाज सुकेश के कानों पर पड़ी। शक्तिशाली गैंडे ने सुकेश से कहा, अब जल्द से जल्द मेरे पास आ जाओ और वो V16 पावर ड्रग लेकर। तुम देखना, एक बार उस पावर ड्रग का इंजेक्शन मैं ले लूं, उसके बाद पूरी दुनिया मेरे कदमों में होगी। मैं अपनी ताकत इतनी बढ़ा दूंगा कि ये पूरी की पूरी दुनिया मेरे सामने झुक जाएगी। अब तुम बस जल्द से जल्द वो पावर ड्रग लेकर मेरे पास पहुंचो। शक्तिशाली गैंडे ने अपनी बात पूरी कर ली थी, मगर बावजूद उसके सुकेश काफी देर तक खामोश रहा। शक्तिशाली गैंडे ने सुकेश से पूछा, अरे क्या हुआ? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? या तुम्हारे मन में कहीं मुझे भी धोखा देने के बारे में कोई ख्याल आ रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर बता दो। अभी भी मुझ में इतनी शक्ति है कि तुम्हें कहीं से भी ढूंढकर निकालकर तुम्हें ऐसे सजा दूं कि तुम याद रखोगे। सुकेश ने शक्तिशाली गैंडे की बात टालते हुए कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं तो यह सोच रहा था कि यह सब कुछ जो भी हुआ है वह बड़ी आसानी से हुआ है। मेरा मतलब है, बड़ी आसानी से उस अनिका ने मेरे हाथ में ये बॉक्स थमा दिया। मुझे इसमें कोई ना कोई गड़बड़ नजर आ रही है। देखो, मुझे इतना पता है कि हॉस्पिटल से निकलने के बाद वो यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी में पहुंची। तब तक उसने ब्लैक बॉक्स के साथ कोई छिड़खानी नहीं की थी। फिर सारा का सारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस भी मेरी आंखों के सामने ही हुआ है। पावर ड्रग बदलने का तो उसे टाइम नहीं मिला। मुझे यकीन है कि इस बॉक्स के अंदर जो पावर ड्रग मौजूद है वो असली पावर ड्रग है, मगर फिर भी कहीं न कहीं मुझे कोई गड़बड़ नजर आ रही है। वो अनिका बेहद चालाक औरत है। वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। सुकेश जितना सोचता था या जितनी प्लानिंग कर सकता था, उतनी प्लानिंग और उतनी सोच शक्तिशाली गैंडे की नहीं थी। वो बस ताकत का सहारा लेकर दुनिया जीतना चाहता था। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं समझ सकता था। इसलिए उसने सुकेश की बात को टालते हुए अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? काम इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उस लड़की के दिल और दिमाग में ऐसा खौफ पैदा किया है कि वो मेरी बात को टालने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और वो अच्छी तरह से जानती है कि अगर उसने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं बॉम्ब से उस पूरे इलाके को उड़ा दूंगा जहां उसके बच्चे इस वक्त छुपे हुए हैं। और पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हर चीज में तुम्हें कोई ना कोई गड़बड़ी दिखाई देने लगी है। तुम बस अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। हमें बहुत जल्द इस जगह से निकलना होगा। ये मत भूलना कि क्रिस्टोफर और उसके आदमी भी हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं। इस बार इस आखिरी डोज का इंजेक्शन ले लूं, उसके बाद तो उस क्रिस्टोफर को भी ऐसा मजा चखाऊंगा कि वह मरने से पहले ऊपर वाले से बस यही दुआ मांगेगा कि वो फिर से दोबारा इस दुनिया में कदम न रखे। सुकेश मन ही मन कुछ सोचते हुए तेजी से ड्राइविंग करता हुआ वहां लेबोरेटरी बिल्डिंग के कॉरिडोर के एक कोने में अनिका फोन पर एनटीटी कंपनी की मालिक रेखा मौसी से बात कर रही थी। अनिका ने रेखा मौसी से कहा कि क्या आपको यकीन है कि 30 मिनट के अंदर इतने बड़े इलाके में वो बॉम्ब मिल जाएगा? तभी रेखा मौसी की भारी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। रेखा मौसी ने अनिका से कहा, देखो, एक तो तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। लंदन में आने के बावजूद तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम लंदन में आई हो। मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर रखा और अब मेरी रिया पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है और तुम सोचती हो कि मैं अपनी रिया को बचाने में नाकामयाब रहूंगी। तुम नहीं जानती अपनी मौसी को, यहाँ पर मेरी कितनी पावर है। उन लोगों ने जहाँ चाहे बम छुपा दिया हो, आधे घंटे के अंदर मेरे आदमी पता लगा लेंगे कि वो बम कहाँ पर है और उस बम को डिफ्यूज कर दिया जाएगा। मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, एक बार ये मामला निपट जाए, उसके बाद तीनों बच्चे मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेंगे। मैं चाहे जहाँ मर्जी रहूं। अनिका भी एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि एनटीटी कंपनी की कितनी पकड़ थी पूरे शहर पर। सिक्योरिटी ऑफिसर इस वक्त तीनों बच्चों को जहां ले गए थे वो नॉर्थन शहर के पास एक छोटा सा गांव था।
उस गांव में ज्यादातर इंग्लिश मूल के पैसे वाले फैमिलीज ही रहते थे। गांव हमेशा ही बेहद शांत नजर आता था। खूबसूरत झरने, पहाड़, चर्च इस गांव की ब्यूटी को बढ़ा देते थे। रेखा मौसी ने अपनी कंपनी के स्टाफ के जरिए पहले तो यह पता लगाने की कोशिश की कि पिछले 10 दिनों में गांव में कौन से कुरियर कंपनी से क्या क्या पार्सल हुए थे। गांव में ज्यादातर 2 से 3 कुरियर कंपनी चलती थी, मगर उन तीनों की कंपनियों में एनटीटी कंपनी के शेयर्स थे, जिसकी वजह से बेहद आसानी से वह रिकॉर्ड के बारे में पता लगाया जा सकता था। कुछ ही देर में छानबीन करके हर पार्सल के बारे में पता लगाया गया। पिछले 10 दिनों में गांव के अंदर जो भी कुरियर वाला आया था या गया था, उन सब के बारे में रिकॉर्ड में जांच किया गया। कुरियर वैन से लेकर हर पार्सल की डिटेल्स ली गई। वो पार्सल कब, कहां, कितने बजे पहुंचा था, वो हर डिटेल्स निकालने के बाद एनटीटी कंपनी के कई एम्प्लॉयज गांव में चारों तरफ घूमने लगे। रेखा मौसी ने आधे घंटे का समय मांगा था अनिका से, मगर 10 ही मिनट के बाद उस बॉम्ब का लोकेशन ढूंढ लिया गया। एनटीटी कंपनी की मालिक रेखा मौसी बहुत कम बार अपने स्पेशल लोगों को कोई काम सौंपती थी, मगर वो जब भी अपने लोगों को कोई काम सौंपती थी, उन लोगों को इतना अंदाजा हो जाता था कि वो काम बेहद प्रायोरिटी के से पूरा होना चाहिए। इसलिए ऑर्डर मिलते ही महज 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा गांव अपने बिजनेस पार्टनर की मदद से छान मारने के बाद उन्हें बॉम्ब की लोकेशन का पता चल गया। लेबोरेटरी में बैठी अनिका को जब बॉम्ब लोकेशन के बारे में पता चला, तब उसने राहत की सांस ली। अनिका ने रेखा मौसी से कहा, अब तुरंत पुलिस को खबर कर दो और बॉम्ब के लोकेशन के बारे में बता दो। वो लोग अपने बॉम्ब स्क्वाड को बुलाकर तुरंत बॉम्ब को डिफ्यूज करेंगे। रेखा मौसी ने इस बात पर हैरानी जताते हुए अनिका से कहा, क्या तुम नहीं जानती अपनी मौसी को? अरे मेरे पास भी बहुत साथी टीम है। तुम्हारी मौसी के पास अपनी एक पर्सनल बॉम्ब स्क्वाड टीम है। मैं अभी अपनी टीम को हेलीकॉप्टर में वहां भेजती हूँ और उन्हें बॉम्ब डिफ्यूज करने को कहती हूँ। सरकारी काम में तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। अनिका ने रेखा मौसी को समझाते हुए कहा, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, यह काम पुलिस का है और पुलिस से बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता। हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। रेखा मौसी ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, जहां सवाल मेरी रिया और तुम्हारे बच्चों का है, तब मैं किसी की नहीं सुनूंगी और इस शहर में किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे आदमियों को रोक सके। अनिका अच्छे से जानती थी कि रेखा मौसी जो भी कह रही थी वो सब सच था, मगर अनिका नहीं चाहती थी कि रेखा मौसी किसी भी हालत में कानून को अपने हाथ में ले। इससे पहले कि रेखा मौसी और कोई आर्गुमेंट कर पाती, अनिका ने उनका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और खुद ही पुलिस को फोन करके सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। नॉर्थन शहर गांव की पुलिस तुरंत अपने बॉम्ब स्क्वाड की टीम के साथ लोकेशन पर जा पहुंची और उन्होंने बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया। जैसे ही अनिका तक बॉम्ब के डिफ्यूज होने की खबर पहुंची, अनिका ने एक लंबी राहत की सांस ली, मगर रेखा मौसी ने अनिका को फोन करके डांट लगाना शुरू कर दिया था। रेखा मौसी ने अनिका से कहा, क्या जरूरत है इतना खतरा मोल लेने की? अगर बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता तो बच्चों का क्या होता, तुम्हें पता भी है। अनिका ने रेखा मौसी को शांत करते हुए कहा, बच्चे वहां हैं ही नहीं, अगर होते तो भी मैं आपको यह नहीं करने देती, क्योंकि ये काम पुलिस का है। हमें कानून पर भरोसा रखना चाहिए। वो लोग जो भी करते हैं वो अपनी प्रोफेशनल और लीगल टीम के साथ मिलकर करते हैं। अगर इसी तरह हर आदमी अपनी सिक्योरिटी को अपने हाथ में लेने लगेगा तो वह दिन दूर नहीं जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। रेखा मौसी जानती थी कि अनिका का स्वभाव किस तरह का था और वो कानून में कितना विश्वास रखती थी। रेखा मौसी ने हैरान होते हुए अनिका से पूछा, अगर बच्चे वहां नहीं हैं तो फिर यह सब करने की क्या जरूरत है? अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि वहां और भी कई परिवार के बच्चे मौजूद थे और कई सारे लोग मौजूद थे। अगर वो बम फट जाता तो न जाने कितने मासूम और बेकसूर लोग मौत के घाट उतर जाते। जब रेखा मौसी को इस बात का रियलाइजेशन हुआ, तब उन्हें भी अपने कहे पर काफी दुख हुआ। उन्होंने अनिका से पूछा, मुझे माफ करना, बच्चों के प्यार में और बच्चों की फिक्र में मैं यह तो भूल ही गई थी कि उस गांव में और कई मासूम और निर्दोष परिवार रहते हैं। मगर ये तो बताओ कि बच्चे कहाँ हैं? जब से V16 पावर ड्रग अनिका के हाथ में लगा था, तब से लेकर अब तक अनिका को ये पता था कि उसके दुश्मन जरूर बच्चों पर भी अपनी नजर बनाए हुए होंगे।
इसलिए अनिका ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। अनिका ने सुष्मिता की मदद से बच्चों को रिलोकेट किया। सुष्मिता बच्चों को नॉर्थन शहर में ले गई, जहां एक विला के अंदर तीनों बच्चों को ठहराया गया। बच्चे जब से विला के अंदर गए थे वह वहां से बाहर ही नहीं आए थे। इसका मतलब यह था कि जो दुश्मन बच्चों के ऊपर नजर बनाए हुए थे, उन्हें यही लग रहा था कि बच्चे विला के अंदर ही हैं। सुष्मिता गाड़ी से कई बार निकलती और रोज के जरूरत के सामान के साथ वापस चली जाती। इससे यह पक्का हो जाता कि सारा का सारा राशन रोज भर लिया जाता था, और इससे ये बात पक्की होती थी कि बच्चे अभी भी विला के अंदर ही मौजूद थे। मगर हकीकत यह थी कि अनिका के आदमी बच्चों को विला से जुड़े हुए एक बंकर के जरिए विला से कुछ घंटे पहले ही वहां से लेकर चले गए थे। अनिका इतना समझ चुकी थी कि उनके दुश्मन काफी चालाक और शातिर थे, इसलिए अनिका उनसे हमेशा एक कदम आगे ही रहना चाहती थी। अभी रेखा मौसी अनिका से फोन पर बात कर ही रही थी कि रेखा मौसी के कानों पर रिया की आवाज पड़ी। तीनों बच्चों को अपने सामने देखकर रेखा मौसी चौंक गई। तभी अनिका ने रेखा मौसी से कहा, चलो मैंने अपना वादा भी पूरा कर लिया, तीनों बच्चों को आपके पास आपके घर भेज दिया है, ख्याल रखना उनका। अनिका की एक एक हरकत देखकर रेखा मौसी को अनिका पर प्राउड फील हो रहा था। रेखा मौसी ने अनिका से कहा, अगर मेरे सामने होती तो मैं तुम्हें सैल्यूट कर दिया होता। चलो अभी इतना इतराना मत, तुम्हारा सारा काम खत्म करके तुम भी जल्दी चली आओ। मुझे तुम्हारी अच्छे से खबर लेनी है, और हाँ, बच्चों को यहाँ भेजने के लिए थैंक यू। ये कहने के बाद रेखा मौसी ने बड़े ही एटीट्यूड में फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। लेबोरेटरी में बैठी हुई अनिका को जब पता चला कि गांव में लगा हुआ बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है, तब उसने एक राहत की सांस ली। अनिका जानती थी कि अब मासूम लोगों की जान को कोई खतरा नहीं था, इसलिए वह अपने दुश्मनों को अच्छा सबक सिखा सकती थी। हालांकि अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे के साथ अकेले मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन था। मगर एसपेसी यानी कि सुकेश चाहे कितना भी चालाक हो और एक कंप्यूटर जीनियस हो, मगर वह शारीरिक तौर पर शक्तिशाली गेंडे जितना ताकतवर नहीं था। अनिका जानती थी कि सुकेश यानी कि एसपेसी ही उसके लिए एक सॉफ्ट टारगेट था। वहां लंदन की सड़कों पर तेजी से सुकेश अपनी कार आगे बढ़ा रहा था। तभी सुकेश के मोबाइल फोन पर शक्तिशाली गेंडे का कॉल आया। कॉल कनेक्ट होते ही शक्तिशाली गेंडे ने सुकेश से कहा, अरे बेवकूफ, वो बॉम्ब तो डिफ्यूज हो गया है। शक्तिशाली गेंडे की बात सुनते ही सुकेश के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर वो किसी तरह अपने आप को संभालकर तेजी से लंदन की सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ाता रहा। तभी सुकेश ने रियर व्यू मिरर में कुछ देखा। जब सुकेश ने अपनी कार के रियर व्यू मिरर से पीछे देखा, तब उसे एहसास हुआ कि रास्ता बिल्कुल खाली था और ट्रैफिक का नामो निशान नहीं था। सुकेश तेजी से कार आगे की ओर बढ़ा रहा था और उसके पीछे का रास्ता भी बिल्कुल खाली था। सुकेश को इस बात की तसल्ली जरूर थी कि उसका पीछा कोई नहीं कर रहा था, मगर कहीं न कहीं उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। शक्तिशाली गेंडे ने जो खबर उसे पहुंचाई थी, उस खबर पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। सुकेश ने फिर से अपने ब्लूटूथ के जरिए शक्तिशाली गेंडे को पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो बॉम्ब डिफ्यूज हो गया है? मेरा मतलब है, इतनी जल्दी कैसे यह सब कुछ हो सकता है? शक्तिशाली गेंडे ने जवाब देते हुए कहा, अरे यह तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह सब कुछ इतने जल्दी कैसे हो सकता है, मगर यह हुआ है और यह बात सच है। अरे मैंने खुद उस इलाके में जो सीसीटीवी सर्विलेंस कैमरे हैं उन पर नजरें बनाई हुई थी। उसमें मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि पुलिस अपने बॉम्ब स्क्वाड के साथ वहां पहुंच चुके थे। पुलिस को वहां पर देखते ही जब मैंने रिमोट दबाने की कोशिश की, तब मुझे एहसास हुआ कि बॉम्ब स्क्वाड ने पहले ही डिटोनेटर डिफ्यूज कर दिया था। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इतने जल्दी ये सब कुछ कैसे हो सकता था। शक्तिशाली गेंडे की बात पूरी होने के बाद सुकेश ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे यार, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे यहाँ से भागने के लिए कम से कम 3 घंटे का वक्त दोगे। अभी तो आधा घंटा भी नहीं हुआ है। सुकेश की सांसें काफी तेज होने लगी थी। शक्तिशाली गेंडे ने उसे शांत करते हुए कहा, अरे तुम डर क्यों रहे हो? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पर भी मेरी नजरें टिकी हुई है। तुम्हारे वहां से जाने के बाद वहां से कोई निकला नहीं है, तुम्हारा पीछा करते हुए, और अब तुम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से काफी दूर पहुंच चुके हो। आज उतना ट्रैफिक भी नहीं है।
तुम बहुत जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस जल्द से जल्द तुम मेरे पास आ जाओ। डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। हमारे पास वो गांव के लोग और अनिका के बच्चे हॉस्टेज नहीं हैं, तो क्या हुआ? हमारे कब्जे में इस वक्त जो चीज है जिसे नुकसान पहुंचाने के बारे में अनिका या अनिका के लोग सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे पास V16 पावर ड्रग है। वो लोग चाह कर भी तुम्हें या तुम्हारी कार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि अगर उन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ V16 पावर ड्रग भी बर्बाद हो जाएगा। अगर उन लोगों ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी V16 पावर ड्रग भी बर्बाद हो जाएगा। और अनिका के लिए उस पावर ड्रग की क्या अहमियत है यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए चिंता मत करो। बस अपने ड्राइविंग पर फोकस करो और अपना पाँव एक्सीलेटर पर जमा कर रखो। जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँच जाओ, उसके बाद तुम्हारी सारी मुसीबतें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। शक्तिशाली गेंडे की बात सुनने के बाद कहीं न कहीं सुकेश ने भी राहत की सांस ली। वो अब ये अच्छी तरह से जान चुका था कि वो एस्ट्रो यूनिवर्सिटी से कई मीलों दूर निकल चुका था, और अगर अब बम के डिस्फ्यूज हो जाने के बाद कोई उसका पीछा करने वहां से निकलता भी है तो सुकेश तक पहुंचने के लिए उस इंसान को इस तरह की ड्राइविंग करनी होगी जैसा कि फार्मूला 1 कार रेसिंग के ड्राइवर किया करते थे। और सुकेश जानता था कि इस तरह का ड्राइवर उसका पीछा करने के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट में मौजूद नहीं था, मगर फिर भी एहतियातन सुकेश ने अपने कार की स्पीड बढ़ाई और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहा। अपनी बेचैनी कम करने के लिए सुकेश ने अपनी कार में पुराने गाने लगा दिए। गानों की धुन पर अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर पटकते हुए सुकेश अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहा था। सुकेश बार बार डैशबोर्ड खोलकर अंदर रखे बॉक्स को देख रहा था। सुकेश अच्छी तरह से जानता था कि जब तक वो बॉक्स उसके पास है जिसके अंदर V16 पावर ड्रग मौजूद है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लगभग 10 मिनट तक सुकेश तेजी से कार चलाता रहा। एक के बाद एक गाड़ियों को पीछे छोड़ता हुआ सुकेश आगे बढ़ रहा था, मगर इस बार सुकेश ने जब रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे महसूस हुआ कि एक काली जीप उसके पीछे से तेजी से चली आ रही थी। हालांकि जब सुकेश ने देखा कि उसकी खुद की कार काफी हाई स्पीड पर चल रही थी, तब अपने पीछे आ रही कार की स्पीड के बारे में अंदाजा लगाकर सुकेश हैरान रह गया। कुछ ही सेकेंड में जो गाड़ी कम से कम 500 मीटर दूर नजर आ रही थी, वो अब 100 मीटर दूर नजर आने लगी थी। धीरे धीरे उस काली जीप और सुकेश की कार के बीच का फासला घटता गया। हालांकि सुकेश ने अपनी कार की स्पीड मेंटेन करके रखी थी, मगर सुकेश यह देखकर हैरान था कि वो काली जीप इतनी तेजी से अपनी कार के बगल में आकर चलने लगी थी। देखते ही देखते ब्लैक जीप जो सुकेश के कार के पीछे चल रही थी, वो अब सुकेश के बगल में आकर उतनी ही तेजी से चलने लगी। दोनों गाड़ियों की स्पीड बराबर मेंटेन हो गई। उस ब्लैक जीप के कांच चढ़े हुए थे, इसलिए सुकेश कांच के आर पार देख नहीं पा रहा था कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठा था, मगर सुकेश के चेहरे के रिएक्शन देखकर यह पता चल रहा था कि सुकेश की बेचैनी बढ़ने लगी थी। जैसे ही सुकेश अपने कार की स्पीड बढ़ाता, वो ब्लैक जीप भी अपनी स्पीड बढ़ाकर सुकेश के कार के बगल में चलने लगती। सुकेश कभी स्पीड घटाने की कोशिश करता तो ब्लैक जीप भी उतनी ही तेजी से अपनी स्पीड घटाकर सुकेश के बगल में चलने लगती। शक्तिशाली गेंडा बराबर सुकेश के साथ ब्लूटूथ पर बना हुआ था। शक्तिशाली गेंडे ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए सुकेश से कहा, अरे क्या हुआ? इतनी तेजी से सांसें क्यों ले रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? सुकेश ने अटकती हुई आवाज में शक्तिशाली गेंडे से कहा, मुझे लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। शक्तिशाली गेंडे ने सुकेश की इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा, अरे ये कैसे हो सकता है? मैं कह रहा हूँ तुमसे कि तुम एस्ट्रो यूनिवर्सिटी से तुम जब निकले थे उसके बाद आधे घंटे तक मेरे आदमी वहाँ पर खड़े थे। वहाँ से कोई निकला नहीं था तुम्हारा पीछा करते हुए। फिर ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी कोई वहाँ से निकलकर तुम तक इतनी तेजी से पहुँच गया? जरा देखकर बताओ कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है। सुकेश भी दरअसल यह देखने की कोशिश कर रहा था कि ड्राइविंग सीट पर कौन बैठा था। कुछ देर के बाद उस ब्लैक जीप की खिड़की का कांच धीरे धीरे नीचे होने लगा। सुकेश ने ड्राइविंग सीट पर जो चेहरा देखा, वो चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए। अनिका बड़े ही आराम से अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखकर सुकेश की ओर देख रही थी। अनिका को अपने बगल में इतनी तेज कार चलाते हुए देखकर सुकेश के होश उड़ गए।
सुकेश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक सीधी साधी दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। अनिका की कार की स्पीड और उसके चेहरे के रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इतनी खतरनाक ड्राइविंग करने की बिल्कुल आदी थी। उसके लिए ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे किसी पार्क में जॉगिंग करने पर निकलना। अनिका कभी अपनी गाड़ी की स्पीड धीमे करती तो सुकेश को आगे जाने देती और कभी सुकेश के बगल में आने के बाद अपनी गाड़ी की स्पीड तेज कर लेती है और सुकेश से आगे निकल जाती। आगे पीछे करते करते अनिका सुकेश को काफी कंफ्यूज कर रही थी। सुकेश को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका की प्लानिंग क्या थी, वो क्या करना चाहती थी उसके साथ। फिर अचानक ही अनिका की कार सुकेश की कार के ठीक बगल में चलने लगी। अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल टेंशन फ्री थी। अक्सर ऐसी सिचुएशन में या तो लोगों के चेहरे पर काफी जुनून नजर आता था या तो काफी घबराहट, मगर अनिका इन सब बातों से बिल्कुल दूर थी। अनिका बड़े ही कैजुअली सुकेश को ड्राइव करते हुए देख रही थी। उसका एक हाथ अभी भी स्टीयरिंग व्हील पर बना हुआ था और दूसरे हाथ की उंगलियों से बंदूक बनाते हुए अनिका ने अचानक ही सुकेश की ओर तान दी। अनिका ने अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाल रखा था और अपने हाथों की उंगलियों से बंदूक बनाकर सुकेश की ओर तान रखा था। सुकेश को समझ नहीं आ रहा था कि अनिका उसके साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही थी। क्या ये अनिका का किसी को मेंटल टॉर्चर करने का एक तरीका था? अनिका काफी तेजी से सुकेश के बगल में कार चला रही थी और उसका एक हाथ सुकेश की ओर तना हुआ था। सुकेश के चेहरे पर घबराहट बढ़ती जा रही थी। शक्तिशाली गेंडा वहाँ किच किच करके सुकेश को कुछ पूछ रहा था। अरे तुम बोलोगे, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? क्या हो रहा है वहाँ पर? कौन है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? सुकेश शक्तिशाली गेंडे की इस बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। सुकेश अपनी कार पर काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कभी उसकी नजरें रास्ते पर होती तो कभी उसकी नजरें अनिका की उंगलियों पर पड़ती। फिर अचानक ही अनिका ने रास्ते पर एक मोड़ आते ही उंगलियों से बनाई हुई बंदूक को सुकेश की ओर तानकर फायर कर दिया। रास्ते के मोड़ पर गाड़ी मोड़ते वक्त जब सुकेश ने यह देखा कि अनिका ने उसकी ओर देखकर अपनी उंगलियों की बंदूक से फायर किया था, तब अचानक उसे ऐसा झटका महसूस हुआ जैसे सचमुच उस पर किसी ने फायर कर दिया हो। उस झटके की वजह से सुकेश की कार रास्ते पर ड्रिफ्ट होने लगी। सुकेश ने किसी तरह तेजी से चल रही अपनी कार पर संतुलन बनाया और फिर से वो तेजी से रास्ते पर कार दौड़ाकर अनिका से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। सुकेश एक के बाद एक अपने आगे चल रही गाड़ियों को ओवरटेक करता रहा, मगर अनिका बड़ी ही आसानी से सुकेश के बगल में कुछ सेकंड के अंदर पहुंच जाती। अनिका का अपनी कार के ऊपर कंट्रोल देखकर सुकेश के माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। अनिका जब चाहे सुकेश के आगे चली जाती, जब चाहे सुकेश के पीछे चली जाती। सुकेश को अब समझ में नहीं आ रहा था कि अनिका के पास इतनी स्किल होने के बावजूद वो आगे जाकर सुकेश की कार को रोक क्यों नहीं रही थी। आखिर इतना सस्पेंस बढ़ाकर अनिका क्या करना चाहती थी। मगर तभी वो हुआ जो सुकेश ने सोचा था। अनिका झटके से अपनी कार सुकेश की कार से तेजी से आगे बढ़ाकर ले गई और 300 मीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद अनिका ने अपनी कार में अचानक ही ब्रेक मारा और सुकेश के रास्ते में खड़ी हो गई। सुकेश के पास अब बस एक रास्ता था, वो अनिका की कार को तेजी से उड़ाकर आगे ले जा सके। मगर सुकेश जानता था कि अनिका की जीप काफी हेवी थी। मगर उसने अपनी कार से जीप को टक्कर मारी तो उसका खुद का बचना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए न चाहते हुए भी सुकेश को अनिका की जीप कुछ मीटर दूर अपनी कार को ब्रेक मारकर रोकना पड़ा। सुकेश की कार के रुकते ही अनिका धीरे से चलकर सुकेश की कार की ओर आगे बढ़ने लगी। सुकेश के चेहरे पर परेशानी और घबराहट साफ नजर आ रही थी। अनिका कैजुअली सुकेश की विंडो के पास आकर खड़ी हो गई। अनिका की बड़ी बड़ी आंखों को शांत देखकर सुकेश के मन की बेचैनी बढ़ने लगी थी। अब सुकेश डरा हुआ अटकती हुई आवाज में वो अनिका से कहने लगा, देखो, अगर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि वो V16 पावर ड्रग मेरे कब्जे में है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर चाहे तुम मेरी जान ले लो, मगर तुम V16 पावर ड्रग तक कभी नहीं पहुंच पाओगी। वहाँ शक्तिशाली गेंडा बार बार ब्लूटूथ के जरिए सुकेश से कह रहा था, देखो, ऐसी बेवकूफी मत करना। अगर वो V16 पावर ड्रग बर्बाद हो गया तो हम सबका बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम जानते हो कि वो पावर ड्रग हमारे लिए क्या मायने रखता है। अपनी जान बचाने के लिए घबरा कर कोई ऐसा कदम मत उठा देना जिसके चलते हमें बाद में बहुत पछताना पड़े।
हालांकि शक्तिशाली गेंडे की ये सारी बातें अनिका को नहीं सुनाई दे रही थी, मगर सुकेश की धमकी सुनने के बाद अनिका ने अपना हाथ सुकेश की कार की विंडो से हटा लिया। सुकेश धीरे धीरे अनिका के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हाथ हटाने का क्या यह मतलब था कि अनिका सुकेश को जाने दे रही थी? क्या सुकेश की धमकी का अनिका पर कोई असर हुआ था? सुकेश ने अपनी कार फिर से स्टार्ट की। अनिका की कोई मूवमेंट या हरकत नजर नहीं आ रही थी। सुकेश धीरे से अपनी कार आगे बढ़ाने लगा, मगर इस बार भी अनिका ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सुकेश तेजी से अपनी कार लेकर वहां से चला गया। अनिका ने भले ही सुकेश को आगे जाने दिया था, मगर सुकेश के दिल की धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थी। वो जानता था कि इतनी आसानी से अनिका उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। तभी ब्लूटूथ के जरिए शक्तिशाली गेंडे ने सुकेश के साथ बात करते हुए कहा, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, अरे तुम्हारे पास इस वक्त भी 16 पावर ड्रग है, जिसके बलबूते पर तुम उस लड़की को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। सुकेश ने अपनी गाड़ी की स्पीड काफी बढ़ा ली थी और रियर व्यू मिरर से लगातार पीछे देख रहा था। सुकेश ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, अरे तुमने मेरी सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम कर रखा है या नहीं? शक्तिशाली गेंडे ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे इस वक्त तुम्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि अब डरना बंद करो, तुरंत मेरे पास आ जाओ। एक बार मेरे पास आ गए तो उसके बाद पूरी दुनिया हमारे कदमों में होगी। सुकेश ने इस बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए शक्तिशाली गेंडे से कहा, अरे यार, तुम्हारी बकवास बंद करो और तुम अभी इसी वक्त यहाँ मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पहुँचो। सुकेश की बात सुनने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने उसे शांत कराते हुए कहा, अरे यार, तुम समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा दूर हूँ। अगर मैं हेलीकॉप्टर लेकर भी यहाँ से निकला तो फिर जब तक मैं तुम तक पहुँचूंगा तब तक क्रिस्टोफर मेरा पीछा करके हमारी पूरी प्लानिंग चौपट कर देगा। इस वक्त मैं यह रिस्क नहीं ले सकता। अरे इसीलिए तो तुमसे कह रहा हूँ कि तुम पर किसी की नजर नहीं है। तुम चुपचाप ड्राइव करके यहाँ पहुँच जाओ। अगले 1-1.5 घंटे में तुम यहाँ पहुँच जाओगे, फिक्र मत करो। हालांकि शक्तिशाली गेंडे की प्लानिंग काफी श्योर सुनाई दे रही थी, मगर कहीं न कहीं सुकेश को लग रहा था कि जरूर कोई गड़बड़ थी। अभी सुकेश यह सब सोच ही रहा था कि रियर व्यू मिरर में सुकेश को फिर से अनिका की ब्लैक जीप दिखाई देने लगी। इस वक्त वो ब्लैक जीप सुकेश को कुछ इस तरह दिखाई दे रहा था मानो कि यमराज का काला भैंसा उसका पीछा कर रहा हो। सुकेश लगातार रियर व्यू मिरर से अनिका की ब्लैक जीप को देखता रहा। सुकेश को इस बात का अंदाजा भी नहीं रहा था कि कब उसके आगे एक कार आ गई और सुकेश की कार ने पीछे से उस कार को टक्कर मार दी। सुकेश की कार काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए आगे चलने वाली कार से जब सुकेश का ध्यान हटा तो उसकी कार ने आगे वाली कार को पीछे से टक्कर दी, जिसकी वजह से सुकेश का बैलेंस बिगड़ गया। हालांकि टक्कर लगते ही सुकेश ने कार को काबू में कर लिया था, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। मगर जैसे ही सुकेश उस कार को ओवरटेक करके आगे जाने लगा, उस कार वाले ने अपनी कार का शीशा नीचे करते हुए सुकेश को गालियां देना शुरू कर दिया। उसने सुकेश को पुलिस को बुलाने की धमकी दी, मगर सुकेश उस आदमी को शांत करने के लिए इस वक्त रुक नहीं सकता था। सुकेश लगातार अपने एक्सीलेटर पर जोर देते हुए वहां से आगे निकल गया। सुकेश ने अपने ब्लूटूथ के जरिए शक्तिशाली गेंडे से कहा, अरे यार, वो लड़की फिर से मेरा पीछा कर रही है। तुम हो कि मुझे सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर आने से भी घबरा रहे हो? शक्तिशाली गेंडे ने इस बार अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे घबरा तो तुम रहे हो एक लड़की से, अरे इतना डरते क्यों हो? क्या तुम एक लड़की का मुकाबला भी नहीं कर सकते? हालांकि V16 पावर ड्रग इस्तेमाल करने के बाद सुकेश का दिमाग दुनिया के सबसे खतरनाक और शातिर दिमागों में से एक हो गया था, मगर सुकेश का शारीरिक विकास शक्तिशाली गेंडे जैसा नहीं था। सुकेश काफी नॉर्मल सा लड़का था, मारपीट की बातों से हमेशा दूर ही रहने वाला। अनिका की आंखों में सनक सुकेश ने पहले ही देख ली थी। अनिका की ब्लैक जीप लगातार स्पीड बढ़ाते हुए सुकेश की कार के पास पहुंच रही थी। सुकेश का डर भी बढ़ता जा रहा था। सुकेश ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, देखो, अगर उस लड़की ने फिर से मुझे पकड़ लिया तो मैं तुमसे कह देता हूँ कि मैं उस लड़की के साथ एक सौदा करके अपनी जान बचा लूंगा। मेरे पास इस वक्त जो बॉक्स मौजूद है उसके अंदर 2 V16 पावर ड्रग के डोज हैं। मैं उसके साथ सौदा करूंगा, एक पावर ड्रग का डोज उसे दे दूंगा और एक अपने पास रख लूंगा और अपनी जान बचाकर निकल जाऊंगा। सुकेश की बात सुनते ही शक्तिशाली गेंडे ने चिल्लाते हुए सुकेश से कहा, अरे बेवकूफों जैसी बातें मत करो, तुम घबराओ मत।
और जरा इतना तो सोचो कि अगर एक डोज तुमने उसे दे दिया तो हम दोनों क्या करेंगे। ये मत भूलो कि अपनी जान बचाने के लिए हम दोनों का पूरा डोज लेना बेहद जरूरी है। जरा सोचो। शक्तिशाली गेंडे की बात पूरी होती ही सुकेश ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, मैंने सोच लिया है और तुम्हारी जान का ठेका मैंने नहीं ले रखा है। अगर तुम मुझे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। यह कहने के बाद सुकेश ने अपने कानों से ब्लूटूथ की चिप निकाल दी और चलती हुई कार से उसे बाहर फेंक दिया। शक्तिशाली गेंडे की आवाज उस ब्लूटूथ डिवाइस के अंदर दबकर रास्ते पर पड़ी रही। कुछ देर बाद एक तेज चल रही कार ने उस ब्लूटूथ डिवाइस को अपने टायर तले कुचल दिया। तेज गाड़ी चला रहे सुकेश ने देखा कि आगे कुछ मीटर के बाद एक नदी के किनारे का एक एग्जिट दिखाई दे रही थी। सुकेश ने वो एग्जिट ले ली और अपनी कार एक छोटे से पुल के ऊपर खड़ी करके वहां अनिका का इंतजार करने लगा। अनिका की जीप लगभग 10 सेकेंड बाद वहां पर आकर रुकी। अनिका के ब्रेक से जो आवाजें टायरों से निकली, वो आवाजें मानो सुकेश के दिल को चीरती हुई निकल गई थी। सुकेश ने बॉक्स से 2 V16 पावर ट्रक की शीशियां बाहर निकाली और अपने एक एक हाथ में पकड़ ली। जैसे ही अनिका अपने कदम सुकेश की ओर आगे बढ़ाने लगी, सुकेश ने वो दोनों शीशियां अनिका को दिखाते हुए कहा, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। देखो मेरे पास एक सौदा है जो तुम्हारे लिए भी फायदेमंद है और मेरे लिए भी। मैं इन दोनों में से एक शीशी तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, जिसे लेकर तुम यहाँ से चली जाना। हम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। न मैं तुम्हारे रास्ते आऊंगा न तुम मेरे रास्ते में आना। और अगर तुम्हें ये सौदा मंजूर नहीं है तो इतना याद रखना कि मैं दोनों की दोनों शीशियां अभी इसी वक्त इस नदी के अंदर बहा दूंगा और V16 पावर ड्रग को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दूंगा। फिर यह V16 पावर ड्रग इस दुनिया में किसी के काम नहीं आएगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि सुकेश का दिया हुआ ऑफर बुरा नहीं था। अनिका के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। अनिका को अलेक्जेंडर को बचाने के लिए सिर्फ एक डोज की जरूरत थी। हाँ, अनिका को आशीष डोगरा के लिए भी काफी सिंपैथी थी, मगर अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि आशीष लंग कैंसर के आखिरी स्टेज से गुजर रहा था। अगर V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज आशीष को मिल भी जाता तब भी उसकी जान बचा पाना बेहद मुश्किल था। ऐसे में सुकेश ने उसे जो ऑफर दी थी उसे एक्सेप्ट करना ही अनिका के लिए समझदारी थी, क्योंकि अगर सुकेश ने V16 पावर ड्रग का लिक्विड नदी में बहा दिया तो अलेक्जेंडर की जान बचाना नामुमकिन हो जाएगा। अनिका मन ही मन कुछ सोचते हुए सुकेश की ओर आगे बढ़ने लगी। अनिका के धीरे धीरे कदम अपने ओर बढ़ते हुए देखकर सुकेश अपने कदम पीछे बढ़ाने लगा। सुकेश ने अटकती हुई आवाज में अनिका से कहा, देखो देखो मेरी तरफ आना बंद करो, वहीं रुक जाओ, वरना मैं सच कह रहा हूँ कि मैं यह सारा का सारा लिक्विड पानी के अंदर बहा दूंगा। फिर मुझसे मत कहना कि इतने सालों की मेहनत के बाद जो V16 पावर ड्रग मिला था उसे बर्बाद क्यों कर दिया। ये किसी के काम नहीं आएगा, वहीं रुक जाओ। सुकेश की चेतावनी और धमकियां सुनने के बाद भी अनिका ने अपने बढ़ते हुए कदम नहीं रोके। इस बार अनिका के चेहरे पर थोड़ी थोड़ी मुस्कान भी नजर आने लगी थी। सुकेश की हड़बड़ाहट बढ़ने लगी थी। सुकेश लगातार अपने कदम पीछे बढ़ा रहा था। सुकेश पुल के बिल्कुल एज पर पहुंच चुका था। सुकेश ने अपने दोनों हाथों में पकड़ी हुई शीशियां पुल की रैली के बाहर निकाली और अनिका से कहा, अब वहीं रुक जाओ, वरना अभी इसी वक्त ये सारा का सारा ड्रग पानी के अंदर स्वाहा कर दूंगा। सुकेश की आंखें फटी हुई थी और उसकी आवाज में भी काफी लड़खड़ाहट महसूस होने लगी थी। उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका आखिर अपने आगे बढ़ते हुए कदम को क्यों नहीं रोक रही थी। क्या अनिका को अपने बेटे से प्यार नहीं था? क्या अनिका को V16 पावर ड्रग की अब कोई जरूरत नहीं थी? अनिका की आंखों में अब सुकेश को अपनी मौत नजर आने लगी थी। सुकेश जानता था कि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। सुकेश ने एक शीशी का ढक्कन अचानक खोलकर उस शीशी से थोड़ा सा लिक्विड पानी में बहाना शुरू किया। सुकेश ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, देखो तुम मुझे बिल्कुल हल्के में मत लो। देखो मैं ये सारा का सारा लिक्विड पानी के अंदर बहा दूंगा। अनिका हैरानी से सुकेश के हाथ की तरफ देखती रही। सुकेश कांपती हुई हाथों से शीशी में मौजूद लिक्विड को थोड़ा थोड़ा करके पानी के ऊपर बहाने लगा। हालांकि नदी से पुल की ऊंचाई काफी ज्यादा थी, इसलिए नदी में पहुंचने से पहले ही सारा का सारा लिक्विड हवा में ही कहीं बहता चला जा रहा था। सुकेश को इस बात की हैरानी थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद अनिका अपने बढ़ते हुए कदम क्यों नहीं रोक रही थी। अनिका ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए सुकेश से कहा, बहा दो।
जितना लिक्विड बहाना चाहते हो बहा दो। मैं तो कहती हूँ उस दूसरी सीसी का भी लिक्विड तुम इस नदी के अंदर बहा दो। आखिर पानी पानी से मिलेगा तो तुम्हें कुछ पुण्य भी मिल जाएगा। अनिका की बात सुनने के बाद सुकेश हैरानी से अनिका की ओर देखता रहा। अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे इतनी हैरानी से मत देखो मुझे, तुम्हारे हाथ में ये जो दोनों शीशियां हैं उसके अंदर पानी के अलावा कुछ नहीं है। सुकेश ने पूरी की पूरी शीशी नदी में पलट दी थी, मगर अनिका का रिएक्शन बिल्कुल नहीं बदला। इससे एक बात साफ हो गई थी कि अनिका जो कुछ भी कह रही थी वो सच थी। सुकेश के हाथ में जो शीशियां थी उसके अंदर पानी के अलावा कुछ नहीं था। सुकेश ने दूसरी शीशी खोलकर उसे सूंघने की कोशिश की, तब उसे एहसास हो गया कि वो जो खतरा अपने सर पर लेकर घूम रहा था वो पानी के अलावा कुछ नहीं था। अपने कदम पीछे ले रहे सुकेश की आंखों में आंखें डालकर अनिका ने कहा, अरे जब तुम लेबोरेटरी के अंदर दाखिल हुए न तभी मुझे एहसास हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं इतना तो जानती थी कि शक्तिशाली गेंडा इतनी आसानी से मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं। V16 पावर ड्रग मेरे हाथ में आने के बाद वो जरूर मुझसे वो पावर ड्रग छीनने की कोशिश करेगा। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि उसके प्लान में तुम भी शामिल थे, मगर जब मैंने तुम्हें लेबोरेटरी के अंदर आते हुए देखा तभी मैं समझ गई थी कि तुम शक्तिशाली गेंडे के प्लान का एक हिस्सा हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि अनजान लोगों के सामने मैं V16 पावर ड्रग का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करूंगी। अनिका की बातों से साफ हो गया था कि जब सुकेश अनिका को लेबोरेटरी में पावर ड्रग का प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करते हुए देख रहा था, तब दरअसल वो जिस लिक्विड को प्यूरिफाई करने का ढोंग कर रही थी वो V16 पावर ड्रग था ही नहीं। अनिका ने जो लिक्विड की शीशियां सुकेश के हाथों में सौंपी थी वो महज पानी की छोटी छोटी शीशियां थी। सुकेश जब उन शीशियों को V16 पावर ड्रग समझकर वहां से ले गया, उसके बाद अनिका ने असली प्यूरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया और प्यूरिफाई करने के बाद V16 पावर ड्रग को एक वैक्यूम जेनरेटेड डिवाइस के अंदर महफूज करके स्टोर कर दिया। जब ये सारी बातें सुकेश के सामने क्लियर हुई तब सुकेश का डर और भी ज्यादा बढ़ गया था। सुकेश किसी तरह अनिका के चंगुल से भागना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो वहां पर रुका तो अनिका उसे छोड़ेगी नहीं। इससे पहले कि अनिका के हाथ सुकेश के गिरेबान तक पहुंचते, सुकेश रेलिंग का सहारा लेकर अपनी शरीर की पूरी ताकत लगाकर अनिका को धकेलकर वहां से दौड़ा। सुकेश सीधा अपनी कार में जाकर बैठा और इससे पहले कि अनिका सुकेश की कार तक पहुंच पाती, सुकेश अपने कार को तेजी से ड्राइव करते हुए हाईवे की ओर ले जाने लगा। मगर हाईवे पर पहुंचने से पहले ही सुकेश की कार में एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना बड़ा था कि धमाके की वजह से हाईवे पर चल रही कुछ गाड़ियां भी एक दूसरे से टकराकर सीधे नदी के पुल से होते हुए नदी के अंदर जा गिरी। धमाके के इम्पैक्ट की वजह से अनिका भी पुल की रेलिंग पर टकराकर सीधे नदी के अंदर गिर गई। पुल और नदी के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा था। अनिका काफी ऊंचाई से नदी के अंदर गिरी थी। गिरते वक्त अनिका ने देखा कि उसके आसपास 3-4 गाड़ियां भी उसी के साथ साथ नदी के अंदर गिर रही थी। अनिका काफी जोर से पानी में जा गिरी। अनिका के साथ साथ आसपास की गाड़ियां भी एक के बाद एक पानी में डूबने लगी। अनिका किसी तरह स्विम करके नदी के किनारे तक पहुंची। अनिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुकेश ने अपनी ही गाड़ी के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट किया था। सुकेश ऐसी प्लानिंग करेगा ये बात अनिका की समझ के बाहर थी। मगर इस वक्त अनिका को दुख इस बात का हो रहा था कि सुकेश अपने साथ साथ कई ऐसी मासूम जानें लेकर गया था जिनका इन सब के साथ कोई वास्ता नहीं था। कुछ ही देर में वहां पुलिस और रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लोग जमा होने लगे। एक के बाद एक घायल लोगों को वो लोग एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने लगे और अनिका को भी एक एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल ले जाने लगे। अनिका ने रास्ते में देखा कि कई लोगों के मृत शरीर रास्ते पर पड़े हुए थे। इस नजारे को देखकर अनिका को कहीं न कहीं गिल्ट महसूस होने लगा था। अनिका ने इतने बड़े खतरे को पहले से नहीं देखा था। इस बात की शर्मिंदगी अनिका महसूस करने लगी थी। अस्पताल पहुंचने के बाद अनिका को कुछ स्टिचेज देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल में कई सारे जख्मी लोगों को भर्ती कराया गया था। अनिका को पता चला कि एक छोटे से बच्चे जिसके माँ बाप एक्सीडेंट में बॉम्ब ब्लास्ट के इम्पैक्ट से गुजर चुके थे, वो बच्चा होश में आने के बाद अपने माँ बाप के बारे में डॉक्टरों से पूछ रहा था। डॉक्टरों ने उस बच्चे को बताया कि उसके माँ बाप बाहर उसका इंतजार कर रहे थे, मगर हकीकत यह थी कि उसके माँ बाप कभी लौट कर नहीं आने वाले थे। कई लोग बुरी तरह से जख्मी थे। किसी ने अपना हाथ गंवा दिया तो किसी ने अपना पाँव।
सुकेश के कार के अंदर जो बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, उसके ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि लगभग आधे किलोमीटर तक उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट महसूस किया गया था। मौत का ऐसा खतरनाक तांडव देखकर अनिका का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि भोले भाले मासूम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उनके साथ इस तरह का हादसा हुआ। जब अनिका ये सब कुछ सोच रही थी, तब अचानक अनिका के मोबाइल फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। अनिका ने जैसे ही कॉल उठाया, शक्तिशाली गेंडे की आवाज अनिका की कानों पर पड़ी। शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, कैसा लगा नजारा अपने आसपास का? मजा आ रहा है ना? शक्तिशाली गेंडे की आवाज सुनकर अनिका सब कुछ समझ गई थी। अनिका ने शक्तिशाली गेंडे से पूछा, इसका मतलब ये हुआ कि सुकेश की कार में जो बम लगाया गया था वो तुमने प्लांट किया था? एक लंबी सांस लेने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, सुकेश पहले से डरपोक और कमजोर रहा था। मैं उसकी हरकतें अच्छी तरह से जानता था। भले ही वो एक कंप्यूटर जीनियस बन चुका था, मगर अपने हालात से लड़ने की ताकत उसमें नहीं थी। वैसे अच्छा ही हुआ वो मर गया। शक्तिशाली गेंडे की बात पूरी होने के बाद अनिका ने शक्तिशाली गेंडे से कहा, वह अकेला नहीं मरा, उसके साथ कई ऐसे लोग मरे हैं जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं था। इतने मासूम लोगों की जान लेकर तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई? शक्तिशाली गेंडे ने इस बात पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, अरे इस दुनिया में मुझे क्या दिया है जो मैं इस दुनिया की इतनी परवाह करूं? तुम्हें पता भी है कि इस छोटी सी उम्र में ऐसा हमारे साथ क्या क्या हुआ है। उस वक्त हमें बचाने के लिए किसी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया था, और आज तुम चाहती हो कि मैं उस दुनिया की कदर करूं जिसने कभी मेरी कदर नहीं की। इस दुनिया कल जलती है, आज जल जाए। माचिस चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया में कौन जीता है और कौन मरता है। बस मुझे अपने आप को बचाना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शक्तिशाली गेंडे की आवाज में ना तो गिल्ट नजर आ रहा था और ना ही उसे अपने किए पर कोई पछतावा हो रहा था। अनिका समझ चुकी थी कि इस बात पर शक्तिशाली गेंडे के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं था, मगर इससे पहले कि अनिका फोन डिस्कनेक्ट करती, शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, रुको रुको, फोन डिस्कनेक्ट करने से पहले जिस काम के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है वो तो सुन लो। अनिका बिना कुछ बोले बस शक्तिशाली गेंडे की बात सुनती रही। शक्तिशाली गेंडे ने अनिका से कहा, देखो मुबारक हो कि तुमने दोनों शीशियों को अपने कब्जे में कर लिया है। मैं जानता हूँ कि B16 पावर ड्रग का डोज इस वक्त तुम्हारे पास है। मैं ये भी जानता हूँ कि इतनी आसानी से वो डोज मैं तुमसे चुरा भी नहीं सकता था। इस वक्त बहुत बेसब्र हो अपने बेटे के पास जाकर उसे B16 पावर ड्रग का आखिरी डोज इंजेक्ट करने के लिए, जिसके बाद तुम्हारा बेटा इस दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। उसके अंदर वह रूहानी ताकत होगी जो इस दुनिया की किसी भी इंसान में नहीं होगी। वो लड़का देखते ही देखते इस दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा और तुम उसकी माँ, यानी कि इस दुनिया की होने वाली महारानी। मैं जानता हूँ कुछ ही देर में तुमने काफी सपने सजा लिए होंगे अपने बेटे और अपने लिए, मगर इतनी भी बेसब्री अच्छी नहीं है। अगर जल्दबाजी की तो सारा का सारा मामला उल्टा हो सकता है। अनिका समझ नहीं रही थी कि आखिर शक्तिशाली गेंडा कहना क्या चाहता था। शक्तिशाली गेंडे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ, वो B16 पावर ड्रग जितना लगता है उतना सिंपल है नहीं। भले ही तुमने उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस पूरा किया हो, तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हो, मगर ये मत भूलना कि मैं वो हूँ जिसने पावर ड्रग को मात देकर, अपने साइड इफेक्ट को मात देकर अब तक अपनी जान को बचा कर रखा है। मैं जितना इस पावर ड्रग को जानता हूँ, पहचानता हूँ, उतना शायद इस दुनिया में और कोई नहीं जानता। अनिका जानती थी कि शक्तिशाली गेंडे की बात सच थी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर शक्तिशाली गेंडा अनिका को B16 पावर ड्रग के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। शक्तिशाली गेंडे ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो बचपन में जब मुझे कई सारे बच्चों के साथ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया, तब काफी बच्चे मेरे आसपास रोज मौत के हवाले होते गए। मैं उनकी लाशें गिरते हुए देखता रहा। तुम जानती हो ऐसा क्यों होता था? ज्यादातर बच्चों को जो डोज दिए जाते थे वो ठीक तरह से टाइमिंग को ध्यान में रखकर नहीं दिए जाते थे। एक डोज देने के बाद जो दूसरा डोज दिया जाना चाहिए, उसके बीच में जो इंटरवल होता है वो खास मायने रखता है।
अगर अगला डोज देर से दिया गया तो पिछले डोज के साइड इफेक्ट इंसान की जान ले लेते थे, और अगला डोज वक्त से पहले दिया गया तो फिर दोनों डोज के साइड इफेक्ट एक साथ मिलकर इंसान की जान ले लेते थे। बच्चे ज्यादातर डोज के जल्दी या बाद में दिए जाने के कारण ही मर जाते थे। हम कुछ नसीब वाले बच्चे थे जिनके डोज ठीक टाइमिंग पर दिए जाने लगे थे। इसे नसीब कहो या फिर हमारी जीने की इच्छा। हमें जब भी डोज मिले हैं, हमें वो प्रॉपर ड्यूरेशन और टाइमिंग का ख्याल रखकर ही मिले हैं। अनिका धीरे धीरे शक्तिशाली गेंडे की सारी बातें समझने लगी थी। शक्तिशाली गेंडे के कहने का मतलब यह था कि अगर अनिका ने जल्दीबाजी में अलेक्जेंडर को भी 16 पावर ड्रग के इंजेक्शन से इंजेक्ट कर दिया तो फिर हो सकता है कि अलेक्जेंडर का शरीर नए डोज के साइड इफेक्ट को पुराने डोज के साइड इफेक्ट के साथ झेल न सके। अभी अलेक्जेंडर को भी 15 पावर ड्रग का डोज दिए 1 ही महीना हुआ था, और भी 15 देने के ठीक 3 महीने बाद अलेक्जेंडर को दूसरा डोज दिया जाना था। अगर टाइम ड्यूरेशन 3 महीने के पार हो गई तो फिर शरीर में अगले डोज की कमी के कारण अलेक्जेंडर की मौत हो सकती थी। मगर अगर वक्त से पहले अलेक्जेंडर को भी 16 का डोज दिया गया तो हो सकता है कि पिछले डोज और भी 16 डोज के साइड इफेक्ट मिलकर अलेक्जेंडर की जान ले ले। अनिका अभी मन ही मन कुछ सोच रही थी कि अचानक शक्तिशाली गेंडे ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए अनिका से कहा, यह मत समझना कि मुझे तुमसे या तुम्हारे बेटे से कोई हमदर्दी है, मगर हाँ, मैं यह सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने जल्दीबाजी में अपनी ममता के आवेश में आकर अपने बेटे को भी 16 पावर ड्रग का डोज दे दिया तो न सिर्फ तुम्हारे बेटे की जान जाएगी मगर भी 16 पावर ड्रग बेकार हो जाएगा और मुझे उस डोज तक पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा। खेल का असली मजा तो तभी होता है जब दोनों खिलाड़ियों को खेल के सारे रूल्स पता हो। अगर एक खिलाड़ी खेल के कुछ नियम ही नहीं जानता तो फिर खेल खेलने में मजा नहीं आता, क्योंकि फिर जीतने पर वो खुशी नहीं महसूस होती है। हमेशा लोग ताना मारेंगे कि सामने वाले खिलाड़ी को तो गेम के नियम ही नहीं पता थे और इसलिए मैं जीत गया और मैं अपनी जीत को पूरी तरह से सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। तुम देख लेना, एक बार मैं तुमसे इस खेल में जीत गया, उसके बाद पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन होगा। पूरी दुनिया को अंदाजा हो जाएगा कि इस दुनिया का नया मालिक नया खुद पैदा हो चुका है। उस दिन के बाद इस दुनिया को वही करना होगा जो मैं चाहूंगा। शक्तिशाली गेंडे की आवाज में सनक बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपना खुदा बनने का सपना पूरा होते हुए नजर आने लगा था। फोन डिस्कनेक्ट करने से पहले शक्तिशाली गेंडे ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका से कहा, ये मत समझना कि यह खेल पूरा हो चुका है, यह खेल तो अभी शुरू हुआ है। अगर तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और अपने बेटे को इंजेक्शन दे दिया तो याद रखना कि कल इस दुनिया की सबसे दुखी औरत तुम होगी, क्योंकि तुमने अपने हाथों से अपने बेटे को मौत के मुंह में ढकेला होगा। और चाहे कोई कितनी भी कठोर माँ क्यों ना हो, वो अपने सर पर इस तरह का इल्जाम कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। हालांकि मैं इन सब दुनियादारी और इमोशन से काफी ऊपर उठ चुका हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोग क्या सोचते हो। कुछ ही दिनों में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ये कहने के बाद शक्तिशाली गेंडे ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अनिका को शक्तिशाली गेंडे की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था, मगर साइंटिफिकली यह चीज बिल्कुल पॉसिबल थी। अगर वक्त से पहले अलेक्जेंडर को वाकई में भी 16 पावर ड्रग का डोज दे दिया गया तो हो सकता है कि उसकी जान को खतरा हो जाए। इसलिए इस बात का कंफर्मेशन करना बहुत जरूरी हो गया था कि शक्तिशाली गेंडे ने जो भी कहा था वो सब सच था। अनिका तुरंत अपनी जीप में बैठकर उस हॉस्पिटल की ओर जाने लगी जहां आशीष डोगरा को एडमिट किया गया था। बम ब्लास्ट की वजह से अनिका की जीप पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी, मगर बुलेट प्रूफिंग होने की वजह से अनिका की जीप को उतना नुकसान नहीं पहुंचा था जितनी आम गाड़ियों को पहुंचा था। कुछ ही देर में तेज ड्राइव करके अनिका उस हॉस्पिटल तक पहुंची जहां आशीष को एडमिट किया गया था। आशीष के आईसीयू वार्ड में पहुंचने के बाद अनिका ने डायरेक्टली आशीष से पूछा, क्या वक्त से पहले भी 16 पावर ड्रग अलेक्जेंडर को देने से उसकी जान को खतरा हो सकता है? ऐसा लग रहा था जैसे आशीष अनिका से बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर उसके शरीर में अब ज्यादा ताकत नहीं बची थी। आशीष की हालत ऐसी थी जैसे किसी भी वक्त वो सांसें लेना बंद कर सकता था। आशीष धीरे धीरे सांसें लेते हुए हैरानी से अनिका की ओर देखता रहा। आशीष ने ऑक्सीजन मास्क पहन रखा था,
अनिका ने धीरे धीरे आशीष को सारी बातें बताई जो शक्तिशाली गेंडे ने अभी अभी उनसे कही थी। सारी बातें सुनने के बाद आशीष ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। इसका मतलब ये था कि V16 पावर ड्रग देने के लिए अनिका को अभी कुछ देर और इंतजार करना होगा। अलेक्जेंडर की जान बचाने के लिए अनिका को भी V16 पावर ड्रग को कम से कम और 1 महीने तक महफूज रखना होगा। V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज अलेक्जेंडर को देना इस वक्त सही नहीं होगा। इस बात की कन्फर्मेशन आशीष से मिलने के बाद अब अनिका जान चुकी थी कि उसकी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली थी। V16 पावर ड्रग को हासिल करने की जो जंग अनिका ने लड़ी थी, उससे भी कई ज्यादा खतरनाक जंग अनिका को V16 पावर ड्रग को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए लड़नी होगी। अनिका अब तक जान चुकी थी कि आने वाले 1 महीने तक V16 पावर ड्रग को अपने दुश्मनों की नजरों से बचाकर रखना अनिका के लिए एक बेहद खतरनाक टास्क होने वाला था। अलेक्जेंडर को V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज इंजेक्ट करने के लिए अभी कम से कम 1 महीने का और इंतजार करना होगा। वैसे तो अनिका ने जिंदगी में हर मुसीबत का सामना बड़ी ही हिम्मत से किया था, मगर इस बार शायद जिंदगी में पहली बार अनिका को रोहित की कमी महसूस हो रही थी। अनिका यह सोच कर हैरान हो रही थी कि आखिर इतने दिन हो गए थे मगर रोहित अब तक सामने क्यों नहीं आया था। रोहित की क्या प्लानिंग थी? अनिका अकेले ही V16 पावर ड्रग दुश्मनों से बचाने में कामयाब हुई थी। अब अनिका के हाथ V16 पावर ड्रग लगने के बाद अनिका के साथ एक के बाद एक कई खतरनाक हादसे हुए थे, मगर इन सारे हादसों के बावजूद रोहित सामने नहीं आया था। अनिका को इस वक्त यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित ऐसी कौन सी जंग लड़ रहा था जो अनिका की जंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अनिका यह सोचती रही कि क्या रोहित ऐसे किसी खतरनाक मिशन पर था जो मिशन रोहित के परिवार की जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। रोहित ने अनिका को एक बार कॉल भी नहीं किया था। हालांकि अनिका जानती थी कि रोहित ने जानबूझकर अपनी मौत की खबर फैलाई थी। रोहित जिंदा था और अनिका यह भी जानती थी कि रोहित हर वक्त अनिका पर नजर रखे हुए था, मगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद रोहित सामने क्यों नहीं आ रहा था? ये बात अंदर ही अंदर अब अनिका को खाने लगी थी। अनिका को 1 महीने तक V16 पावर ड्रग दुश्मनों से बचाकर रखना था। अनिका सोच रही थी कि वो 1 महीने तक ऐसी कौन सी सेफ जगह पर V16 पावर ड्रग को रख सकती थी जहां दुश्मनों की नजर उस पर ना पड़े। तभी अनिका के मोबाइल फोन पर एक प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगा। अनिका ने जैसे ही कॉल कनेक्ट किया, रेखा मौसी की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। रेखा मौसी ने अनिका से कहा, मैं और बच्चे सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है तुम्हें कब तक पहुंचोगी? रेखा मौसी की आवाज सुनते ही अनिका को ऐसा लगा जैसे उसे एक जादुई चाबी मिल गई थी। अनिका के चेहरे की परेशानी एकदम से गायब हो गई। अनिका ने रेखा मौसी से कहा, मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, अब बस अभी आती ही हूँ। रेखा मौसी को यह कहने के बाद अनिका तेजी से गाड़ी ड्राइव करके रेखा मौसी के घर अपने बच्चों के पास जाने लगी। रेखा मौसी सेंट्रल लंदन से लगभग 150 किलोमीटर दूर सदर्न इंग्लैंड के एक गांव के पास रहती थी। उस गांव में लगभग सारे के सारे लोग किसी न किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। अब ये रईस लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर अपने अपने कैसल में रहना पसंद करते थे। रेखा मौसी ने उस गांव का सबसे बड़ा कैसल खरीद लिया था। एनटीटी कंपनी पिछले कई सालों से लंदन की जानी मानी कंपनी में से एक रही थी। रेखा मौसी ने न सिर्फ इकोनॉमिकल पावर कमाया था, बल्कि उसका सोशल स्टेटस भी इंग्लैंड में काफी ऊंचा था। अपने पैसे और पावर का इस्तेमाल करके रेखा मौसी ने कई सालों पहले उस महल को एक अंग्रेज राजा के बेटे से खरीदा था। उन लोगों की रियासत खत्म होने के बाद उनकी आर्थिक हालत काफी खराब हो गई थी। रेखा मौसी ने लगभग दोगुनी कीमत चुकाकर वो महल उनसे खरीदा था। वो महल काफी शानदार ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक नमूना था। लगभग 200 साल बने इस महल में आज की सारी मॉडर्न फैसिलिटी को रेनस्टेल किया गया था। उस महल को देखकर ऐसा लगता था जैसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न आर्किटेक्चर के संगम से एक बेहद ही खूबसूरत सा महल तैयार किया गया था। वो महल 200 एकड़ की जमीन में फैला हुआ था। अनिका तेजी से कार चलाकर जब महल के गेट पर पहुंची, तब पहले से सिक्योरिटी हेड को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि अनिका वहां पहुंचने वाली है। अनिका की गाड़ी को देखते ही सिक्योरिटी हेड ने अनिका को हाथ दिखाकर सीधे अंदर जाने का इशारा किया। जैसे ही अनिका की कार गेट के पास रुकी, वो बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक गेट अपने आप खुलने लगा।
दिखने में वो गेट किसी पुराने राजमहल के शानदार बड़े गेट जैसा ही था, मगर उस गेट को सेंसर लगाकर उसे ऑटोमेटिक बना दिया गया था। गेट के खुलते ही अनिका अपनी गाड़ी को तेजी से ड्राइव करते हुए महल के अंदर गई। महल उस गेट से कम 10 मिनट की दूरी पर था। इससे एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि महल का परिसर कितना बड़ा था। महल के ऊपर पुरानी रियासत का एक बड़ा सा झंडा लहरा रहा था। महल खरीदते वक्त रेखा मौसी ने उस रॉयल फैमिली से वादा किया था कि वो उनके खानदान की इस धरोहर को कभी मिटने नहीं देगी, और उसी के प्रतीक के रूप में वो झंडा आज भी महल के ऊपर लहराता नजर आ रहा था। मेन गेट में एंटर करते ही एक बड़ा सा गोल्फ कोर्स पार करना होता था। उस गोल्फ कोर्स को पार करने के बाद एक बड़ा सा गार्डन पार्क था, जहां पर रेखा मौसी ने एक आर्टिफिशियल तालाब बनवाया था। उस तालाब के अंदर कई सारे सफेद बतख तैरते हुए नजर आते थे। महल के एक तरफ पहाड़ियां और दूसरी तरफ गांव के सुंदर घर नजर आते थे। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज बादलों के साथ आंख मिचौली खेल रहा था, और अनिका जानती थी कि इस वक्त रेखा मौसी के महल से ज्यादा महफूज जगह उसके और उसके परिवार के लिए और कोई नहीं हो सकती थी। चाहे दुश्मन उसके साथ कितने भी आंख मिचौली खेले, मगर अनिका जानती थी कि रेखा मौसी के पावर और उनके सिक्योरिटी के सामने क्रिस्टोफर और शक्तिशाली गेंडे के पावर कुछ नहीं थे। भले ही महल 200 साल पहले बना हुआ था, मगर वो महल इतना पावरफुल था कि छोटे मोटे बम का असर महल पर नहीं हो सकता था। अगर किसी को इस महल को गिराना था तो उसके ऊपर उन्हें भीषण न्यूक्लियर बम को अटैक करना पड़ता। जैसे जैसे अनिका की गाड़ी महल के पास पहुंचती गई, अनिका अपने आप को और V16 पार्टनर को ज्यादा महफूज फील करती गई। जैसे ही अनिका की कार राजमहल के एंट्रेंस पर पहुंची, एक चौफर ने अनिका की कार ली और अनिका को राजमहल के अंदर एस्कॉर्ट किया। 5,500 स्क्वायर फुट का राजमहल का लिविंग एरिया मॉडर्न और एंटीक चीजों से सजाया गया था। मॉडर्न और एस्थेटिक कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लग रहा था कि 21वीं सदी और 16वीं सदी का कॉम्बिनेशन देखते ही बनता था। जब अनिका अंदर पहुंची तो अनिका ने देखा कि रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर को महल के अलग अलग कोने दिखा रही थी। हर कोने में कोई न कोई कहानी छुपी हुई थी। अलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पिछले काफी वक्त से रिया की बातें सुनकर बोर हो रहा था। आर्यन बड़ी ही हैरानी से हर चीज देखता रहा और रिया की बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था कि हर चीज के पीछे जो कहानी थी उसकी क्या अहमियत थी। हालांकि आर्यन अपनी बहन की आदतें अच्छी तरह से जानता था। रिया की कहानियों में आधा सच होता था तो आधा झूठ। कहानियों को बड़ा बनाने के लिए रिया अपने ओर से कहानियों में तड़का लगा दिया करती थी। अनिका को देखते ही रिया ने अपनी दोनों बाहें हवा में उछालकर अनिका की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। अनिका के पास पहुंचते ही रिया ने अनिका को गले से लगा लिया और रिया को चुमना शुरू कर दिया। कुछ देर तक रिया को प्यार करने के बाद अनिका ने अपनी बाहें फैलाकर आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन भी दौड़कर अपनी मम्मी के गले लग गया। कुछ देर आर्यन को प्यार करने के बाद अनिका को एहसास हुआ कि जिंदगी में पहली बार उसे अपने बच्चों की इतनी कमी महसूस हुई थी। नन्ही सी रिया ने भी अनिका को गले लगकर कहा, मम्मा, वैसे तो अभी 24 घंटे ही हुए हैं हम लोगों को बिछड़े हुए। वैसे तो मुझे आदत है कि मैं कई दिनों तक आपके बिना रहती हूँ, मगर न जाने क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे हम कई महीनों बाद मिले हैं। अनिका अपनी लाडली बेटी को अच्छी तरह से जानती थी। माँ का प्यार पाने के लिए इस तरह की बटरिंग करना वह पहले भी कई बार कर चुकी थी, मगर अनिका को कभी भी रिया की ऐसी शैतानियों पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि हमेशा ही रिया की ऐसी बातों पर अनिका को अपनी बेटी पर कुछ ज्यादा ही प्यार आने लगता। अनिका ने अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपनी दोनों बाहें खोली और अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया। रिया भी अपने मम्मा को गले लगाते हुए उसके गालों पर एक के बाद एक किस करने लगी। रिया के किस से होने वाली गुदगुदी की वजह से अनिका की हंसी निकल रही थी। वहीं अनिका के ठीक पास खड़ा आर्यन अपनी बारी का वेट कर रहा था। जब अनिका ने आर्यन की आंखों में अपने लिए प्यार देखा तो अनिका ने आर्यन को भी अपनी बाहों में पकड़ लिया और उसे ढेर सारा प्यार किया। आर्यन वैसे तो काफी एक्सप्रेसलेस बच्चा था, मगर अपनी माँ का प्यार पाते ही नन्हे से आर्यन के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। आर्यन के चेहरे पर मुस्कुराहट देकर अनिका ने आर्यन के सर पर हाथ फेरा, जिससे आर्यन के बाल बिखर गए। आर्यन ने अपना सर नीचे करते हुए फिर से अपने बालों को संवारना शुरू कर दिया। आर्यन और रिया को प्यार करने के बाद अनिका ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर अलेक्जेंडर को अपने पास बुलाया।
एलेक्जेंडर भी धीरे धीरे अनिका के पास आ रहा था, मगर एलेक्जेंडर के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एलेक्जेंडर अपने आप को अनिका के पास जाने से रोक रहा था। जैसे ही एलेक्जेंडर अनिका के पास आया, अनिका ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके गालों को चूमना शुरू किया। मगर जैसे ही अनिका ने एलेक्जेंडर के गालों को चूमा, एलेक्जेंडर ने अनिका को अपने आप से अलग करते हुए कहा, अरे अरे, यह क्या कर रही हो? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। इस तरह का बिहेवियर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हालांकि एलेक्जेंडर अपनी जबान से ये सारी बातें कह रहा था, मगर एलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी बिल्कुल रिया और आर्यन की तरह अपनी माँ का प्यार चाहिए था, वो प्यार जो एलेक्जेंडर ने बचपन से लेकर आज तक मिस किया था। अनिका भी अब तक एलेक्जेंडर के चेहरे को अच्छी तरह से पढ़ना जान चुकी थी, इसलिए एलेक्जेंडर का दिल रखने के लिए अनिका ने कहा, ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। मगर आज काफी घंटों बाद हम मिले हैं, तो मुझे लगता है कि मम्मा को इतनी इजाजत तो होनी चाहिए। इसके बाद अनिका ने फिर से एलेक्जेंडर के गाल को चूम लिया। एलेक्जेंडर ने अपने एक हाथ से अपना गाल पोंछते हुए अनिका से कहा, ठीक है, आज के लिए मैं आपको माफ करता हूँ, मगर आइंदा से याद रहे, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इन दोनों की तरह छोटा बच्चा नहीं हूँ। अनिका ने भी एलेक्जेंडर को सैल्यूट करते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल याद रहेगा मुझे कि तुम बच्चे नहीं हो। अनिका और बच्चों से कुछ ही मीटर दूर एक बड़े से सिंहासन पर बैठी हुई रेखा मौसी बड़े ही ध्यान से यह सब कुछ देख रही थी। रेखा मौसी ने लाल कलर की एक सिल्क की साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी पर जो डिजाइन बनी हुई थी, वो सारी की सारी डिजाइन सोने के तारों से बनी हुई थी। रेखा मौसी ने गले में जो नेकलेस पहन रखा था, उसकी कीमत करोड़ों डॉलर्स की थी। एक एक हीरा बेशकीमती था। वैसे आयशा मारवा और रेखा मौसी की पर्सनालिटी काफी सिमिलर थी, मगर जहां आयशा मारवा बिल्कुल सीधी साधी रहना पसंद करती थी, वहीं अपने स्वभाव के मुताबिक रेखा मौसी की पर्सनालिटी का एक अलग ही स्टाइल था। अपने पांव पर पांव चढ़ाते हुए रेखा मौसी ने अनिका की ओर तेज नजरों से देखते हुए पूछा, अब याद आया कि तुम्हारी मौसी जिंदा है। वैसे तुम्हारे मिस्टर रोहित मारवा कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ नहीं आए? रोहित के बारे में जब मौसी ने पूछा, तब अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। अनिका ने अचानक ही अपने पर्स से अपना फोन निकाला और रोहित का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर बाद कॉल कनेक्ट हुआ और रोहित के मोबाइल फोन पर रिंग बजने लगी।